नेपाल के लिए तो भारत इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं कहा जाता, बल्कि इंडिया लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। अर्थात भारत के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। नेपाली मीडिया ये प्रोजेक्ट करता है कि भारत इसका नाजायज फायदा लेता आया है, जबकि हकीकत ये है कि नेपाल को भारत हमेशा छोटे भाई की तरह मानता है और भारत ने नेपाल को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में $8.8 बिलियन की ग्रांट दी है। और तो आज बात करेंगे इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात में जो लोग नफरत करते हैं वो क्यों करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ रीजन है जिसकी वजह से नेपाल के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया से दूर होने लगे हैं। कुछ वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए ताल्लुकात के बारे में, उसमें भी ये बात की गई थी कि नेपाल के लोग अब इंडिया से दूर होने लगे हैं और इंडिया से नफरत करने लगे हैं। इस बारे में आज की वीडियो है, आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों नेपाल के लोग आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं और इंडिया से नफरत कर रहे हैं। तो पहले ये वीडियो देखते हैं, इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है और रिपोर्ट देखने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी राय भी देंगे क्यों नेपाल के लोग अब इंडिया से नफरत कर रहे हैं। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। नेपाल के लिए भारत क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और भारत से उसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों, नेपाल की 60% इकोनॉमिक एक्टिविटीज भारत से होती है और 80% इम्पोर्ट भारत से ही होता है। सोच कर देखिए कि क्या बिना इकोनॉमी के कोई भी देश चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नेपाल के लिए तो भारत इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं कहा जाता, बल्कि इंडिया लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। अर्थात भारत के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। नेपाली मीडिया ये प्रोजेक्ट करता है कि भारत इसका नाजायज फायदा लेता आया है, जबकि हकीकत ये है कि नेपाल को भारत हमेशा छोटे भाई की तरह मानता है और भारत ने नेपाल को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में $8.8 बिलियन की ग्रांट दी है। और भारत और नेपाल साथ में म्यूचुअल जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं और गोरखा रेजिमेंट के हजारों जवान नेपाली जवान ही होते हैं जो नेपाल के हिल रीजन से बिलोंग करते हैं। और गोरखा रेजिमेंट भारत की आन बान और शान है। और जब जब भी नेपाल में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, तो भारत ही सर्वप्रथम वह देश था जिसने सबसे पहले व सबसे ज्यादा हेल्प की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पड़ोसी है तो आपको हेल्प करनी ही चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि इतना सब कुछ भारत के करने के बाद भी नेपाल में भारत के प्रति इतनी हेट क्यों है? क्या भारत के इतना करने के बाद वह हेट खत्म हो गई? नहीं, अभी भी वो जारी है, क्योंकि नेपाली मीडिया भारत को इसी प्रकार से वहां पर प्रेजेंट करता है। और नेपाली मीडिया में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि भारत नेपाल का शोषण कर रहा है। जैसे इस आर्टिकल में यह लिखा गया है कि जब से नेपाल ने होश संभाला है, उसने अपने आप को इंडिया को हेट करता हुआ ही पाया है। और ऐसे कई आर्टिकल नेपाली मीडिया में दिख जाएंगे। यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया ये भी कहती है कि उन लोगों को ये याद भी नहीं कि ऐसा कब से हो रहा है। अर्थात वहाँ की सोसाइटी के अंदर ही अंदर ये नैरेटिव बन चुका है जिसे चीन व वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी समय समय पर हवा देती आई है। इसे मैं अंदर अंदर ही बोलूंगा क्योंकि ऊपर से बहुत सारी चीजें अच्छी भी दिख रही है। अब इसकी डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें इसकी नेपाल की थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उत्तराखंड के दो पार्ट थे, गढ़वाल और कुमाऊं, और 1814 तक ये गढ़वाल व कुमाऊं नेपाल का ही हिस्सा थे, जिसे 1814 में ब्रिटिशर्स ने उनके देश को हराकर संधि के अंदर ले लिया। एक समय तो ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि नेपाल कोई अलग राष्ट्र है ही नहीं और उसे भी भारत का ही हिस्सा मानते थे तथा ब्रिटिश इंडिया में ही उसे शामिल करना चाहते थे। और 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल युद्ध होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की सेना के खिलाफ खूब सारे सैनिक उतारे और उन सैनिकों में ज्यादातर भारतीय सैनिक थे। और इस वॉर के बाद नेपाल गढ़वाल व कुमायूं को खो देता है और उस लड़ाई में नेपाल ने कई भारतीय राजाओं से मदद मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली। और आज की नफरत हिस्ट्री में छिपी हुई है। यह हिस्ट्री उन्हें अपने घरों में बताई जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। नेपाल एक तरह से उस समय एक बहुत बड़ा भूभाग होता था जो ट्रीटी ऑफ सगोली के अंदर जो 1816 में साइन हुआ था और उसके बाद गढ़वाल व कुमायूं उसके हाथों से निकल गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड कर्जन ये कहते थे कि हम नेपाल को अलग सॉवरेन कंट्री नहीं मानते क्योंकि नेपाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उस समय नेपाल को होल्ड करने वाले राणा थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ब्रिटिशर्स ने नेपाल का जबरदस्त फायदा उठाया था। इसके लिए उन्होंने नेपाल को 3 भागों में बांटा था। इंडिया की तरफ से अगर देखें तो सबसे पहले तराई रीजन जिसे हम प्लेन बोल सकते हैं, और उसके बाद
नेपाल एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स एंड हिल्स, और थर्ड सबसे ऊपर उसको बोलते हैं माउंटेन रीजन। तराई रीजन में बहुत ही घने वन थे और यहाँ पर टिम्बर बहुत ज्यादा होता था और टिम्बर के द्वारा ही ब्रिटिशर्स ने नेपाल का बहुत ज्यादा शोषण किया था। और उस समय की पॉलिटिक्स में टिम्बर का भारत नेपाल के रिलेशन में बहुत ज्यादा महत्व था। अब अगर हम बात करें तराई रीजन की, तो यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, अर्थात घने जंगल और टिम्बर लकड़ी जिसकी जरूरत ब्रिटिशर्स को रेलवे बनाने में उस समय पड़ती थी और भारत में रेलवे बनाकर भारत के रॉ मटेरियल को पोर्ट पर पहुंचा पाते थे तथा उसके बाद उन्हें ब्रिटिश फैक्ट्रीज के अंदर पहुंचाते थे। कुल मिलाकर अगर उन्हें भारत को लूटना था तो उन्हें नेपाल की लकड़ी की जरूरत थी। तो नेपाल की लकड़ी के लिए ब्रिटिशर्स ने नेपाल के राजा जो राणा कहे जाते हैं उनसे एग्रीमेंट किया कि हमें रेलवे बनाने हैं, आप हमें लकड़ी दे दीजिए। और वहां के नेपाल के राणा ने कहा ओके, हम आपको दे देंगे। वैसे भी नेपाल के राणा के पास हाँ भरने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। बदले में राणा को पैसे दिए गए थे, हालांकि वे बहुत ही कम थे। तो फायदा राणा का भी था तथा ब्रिटिशर्स का भी था, परंतु ज्यादा फायदा हमेशा की तरह ब्रिटिशर्स ने ही उठाया था। तो 1882 में इस एग्रीमेंट पर साइन हुए कि नेपाल से टिम्बर का एक्सपोर्ट ब्रिटिशर्स को किया जाएगा और वह बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे किया जाएगा। और इससे मेन फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ, थोड़ा कम फायदा राणा को हुआ, परंतु नेपाल की आम जनता को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और उस समय नेपाल एक तरह से अंग्रेजों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह बन गया था, क्योंकि लूटना उन्हें भारत को था। उस लूटने के लिए ब्रिटिशर्स को रेलवे बनानी थी जिससे इंडिया के इंटीरियर पार्ट से सामान को पोर्ट तक लाया जा सके, परंतु उस रेलवे बनाने के लिए जिन टिम्बर की जरूरत थी वह इन्होंने नेपाल से बहुत सस्ती रेट में ले लिए। तो ये कह सकते हैं कि नेपाल का यूज इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर को फैलाने के लिए और लूटने के लिए किया गया। इसके कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया और अभी तक ब्रिटिशर्स ने नेपाल के टिम्बर या कह सकते हैं लकड़ियों का ही एक्सप्लॉयटेशन किया था, परंतु अब उन्हें आर्मी में शामिल होने के लिए आदमियों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने नेपाल के यूथ को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 2.5 लाख युवा सैनिक जो नेपाल से थे वह ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और वह उन्हें बहुत सस्ते में मिले थे। और ज्यादातर सैनिक या तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अलग अलग मोर्चों पे लड़ते हुए मर गए या वह मिले ही नहीं। इससे नेपाल में युवा भी कम पड़ गए थे और इससे नेपाल की इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई थी। जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी और उस एग्रीकल्चर को करने के लिए मैन पावर की जरूरत थी और वह मैन पावर नेपाल के अंदर कम हो गई थी। तो उसी समय नेपाल में अकाल भी आ गया था और अकाल के कारण नेपाली पॉपुलेशन भारत के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एरिया में शिफ्ट होनी शुरू हो गई और वहां के चाय बागानों में जॉब करने के लिए चले गए। तो नेपाली जनता का माइग्रेशन भी हुआ। ट्रीटी ऑफ 1923 दोस्तों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और अंग्रेज और राणा की जब आपस में बातचीत हुई तो राणा ने कहा कि हमने आपको टिम्बर भी दिए, हमने आपकी सेना से लड़ने के लिए यूथ भी दिया और नेपाल ने हर तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ दिया, परंतु अब आप हमें कम से कम ये तो श्योरिटी करें कि आप नेपाल पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। तो 1923 में ट्रीटी साइन होती है जिसे पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1923 कहते हैं। इस ट्रीटी में यह भी लिखा था कि आपकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज नहीं होगी, नेपाल के जितने भी फॉरेन अफेयर्स होंगे उसे ब्रिटिश देखेंगे और इन शर्तों के साथ नेपाल को अलग राष्ट्र की तरह ट्रीट किया जाता है। परंतु नेपाल के राणा के मन में अभी भी यह डाउट था कि इन ब्रिटिशर्स का भरोसा नहीं है, इन्होंने ऐसे झूठे वादे कर करके पूरे भारत को हड़प लिया, क्या पता ये कभी भी नेपाल को भी इसी प्रकार से हड़प सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें ये कहा कि आप ये टेंशन मत लीजिए, यदि हम पूरे वर्ल्ड के सामने अगर आपको एक राष्ट्र की तरह ट्रीट करें तब तो आपके मन से ये डाउट दूर हो जाना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने लीग ऑफ नेशंस, जिसे हम राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसमें नेपाल का अलग राष्ट्र की तरह नाम लिखवाया, जिससे नेपाल को पूरे विश्व के सामने एक अलग राष्ट्र की स्वीकृति मिल गई। क्योंकि लीग ऑफ नेशन पूरी दुनिया का एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें एंट्री का अर्थ यह था कि आप एक इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कंट्री है। एक तरह से नेपाल को अलग राष्ट्र का दर्जा ऑफिशियल रूप से मिल गया। 1947 में काफी संघर्ष के बाद जब भारत ब्रिटिशर से आजाद हुआ और उस समय पूरे भारत में एक तरह से मुहिम चली कि राजशाही को खत्म करके प्रजातंत्र को लाया जाए, तो नेपाली जनता को भी यही लगा कि नेपाल के अंदर भी राजा का शासन खत्म होना चाहिए, क्योंकि नेपाल के अंदर भी एंटी राणा सेंटिमेंट मौजूद था और नेपाल की जनता ये
चाहती थी कि नेपाल के अंदर भी लोकतंत्र आए जैसे भारत में आया है। और नेपाली जनता को यह लगता था कि इस प्रकार की कोई भी मुहिम होगी तो भारत नेपाली जनता का ही साथ देगा, क्योंकि नेपाली जनता में एंटी राणा सेंटीमेंट था। लेकिन आजाद होते ही भारत को अपने पड़ोसियों से संबंध बनाने थे, और संबंध हमेशा सत्ता पर काबिज व्यक्ति से ही बनाए जाते हैं। तो भारत ने राणा के साथ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 की। तो जनता का एक बहुत बड़ा भाग जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव था, उन्होंने कहा कि आपने तो हमारे शोषणकर्ताओं से ही हाथ मिला लिया, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि जनता जागरूक हो या जनता के अंदर प्रजातंत्र आए। तो नेपाल के अंदर भारत के अगेंस्ट सेंटीमेंट और मजबूत हुए कि भारत नहीं चाहता कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आए। और नेपाली जनता को यह भी लगा कि पहले भी जब ब्रिटिशर से एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, तब भी ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर इंडियंस ही थे, यानी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, न कि नेपाली जनता का साथ दिया। और इन लोगों ने मिलकर नेपाल को गढ़वाल कुमाऊं के रूप में तोड़ दिया। और अब 1947 में भारत के आजाद होने पर भी भारत ने लोकतंत्र का साथ न देकर नेपाल के राणा का ही साथ दिया है, और इससे हमारा शोषण जारी रहेगा। और इनमें एक अगला कारण ये भी था कि जब पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 पर साइन किए गए थे, तो उस पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि साइन करते वक्त एक तरफ नेपाल के प्रमुख राणा थे और दूसरी तरफ भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री होने चाहिए थे। परंतु भारत की तरफ से वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि नेपाल के अंदर भारतीय राजदूत थे, जो पद की गरिमा के अनुसार बहुत छोटे अधिकारी थे। हिसाब से संधि जब भी होती है तो दो बराबर के लोगों में होती है। तो एक तरफ अगर नेपाल के प्रमुख थे तो दूसरी तरफ हिसाब से भारत के प्रमुख होने चाहिए थे। या ये कह सकते हैं कि आपने तो शुरुआत से ही हमें ये मान लिया था कि नेपाल एक छोटा भाई है और भारत बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई चाहे जो कर सकता है। और यह सेंटीमेंट नेपाल में आज तक भारत के खिलाफ काम करता है। फिर एक कारण और भी है, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि अगर नेपाल छोटा भाई है तो उसे छोटे भाई की तरह ही तो ट्रीट करेंगे, परंतु नेपाल के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये बात कहते हैं कि आप हमें यंगर ब्रदर कैसे मान रहे हैं। भारत तो 1947 में ब्रिटिशर से आजाद हुआ, जबकि हम तो ब्रिटिशर्स के समय से ही अलग राष्ट्र थे। और नेपाली लोग ये भी कहते हैं कि 2016 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि नेपाल और ब्रिटिशर्स के 200 ईयर कंप्लीट हो चुके थे। आगे जाकर भारत और नेपाल के रिलेशन काफी अप और डाउन हुए, और 1971 में एक तरफ भारत पाकिस्तान के युद्ध हो रहे थे, और उससे पहले भारत व नेपाल के रिलेशन काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि नेपाल ये चाहता था कि भारत अलग से सेपरेट ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी पर साइन करे, जिसे भारत ने अलग से साइन करने से मना कर दिया। और नेपाल के राजा ने यह बोला कि नेपाल एज ए जोन ऑफ पीस है। दिखने में तो बहुत अच्छी बात लग रही है कि तो अच्छी बात है कि कोई भी कंट्री अगर होगा तो जोन ऑफ पीस ही होना चाहिए, परंतु डिप्लोमेटिक रिलेशन में इस बात का अर्थ यह है कि हमारे लिए भारत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उधर से चाइना भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेपाल दो दुश्मन देशों के बीच में था एज ए न्यूट्रल कंट्री। तो जियो पॉलिटिक्स में कोई भी देश अगर न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहा है तो वह तुम्हारे लिए आने वाला खतरा बन रहा है, और नेपाल भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। पहले संधि के अनुसार नेपाल अपनी जमीन को भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता था, परंतु उस समय नेपाल ने जब चिढ़कर ये कहा कि नेपाल इज जोन ऑफ पीस, अर्थात अब चाइना भी हमारी जमीन यूज कर सकता है, और इनके प्रपोजल को वेस्ट कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया, क्योंकि वेस्ट कंट्रीज को उस समय इंडिया से काफी समस्या थी। उसका रीजन ये था कि भारत और रशिया के रिलेशन उस समय काफी अच्छे थे और वेस्ट और रशिया के रिलेशन काफी खराब थे, और इधर से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब थे। रशिया भारत को सपोर्ट करता था और वेस्ट कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी। तो उस समय किसी भी देश का कोई भी ऐसा मूवमेंट जो भारत के खिलाफ होता था तो वेस्टर्न कंट्रीज उसे बिना शर्त समर्थन देती थी। और भारत ने उस समय नेपाल को यह भी समझाया कि आप अपनी लोकेशन तो देखिए, आप तीन तरफ से भारत से जुड़े हुए हो और चौथी तरफ हिमालय है, और हम आपको कोलकाता पोर्ट से भी जोड़ते हैं, आपको ट्रांजिट ट्रेड के लिए एसेस रास्ता देते हैं जिससे आप दुनिया भर में अपना सामान भेजो या मंगाओ, और आप भी अपने बिजनेस को खूब बढ़ाओ। और भारत इसमें लगातार आपके साथ खड़ा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ग्रांट, आर्मी, कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग भी करते हैं। परंतु नेपाल का कहना था कि हम जब भी चाइना की तरफ होने की कोशिश करते हैं भारत हमारे खिलाफ हो जाता है, और नेपाल का ये कहना था कि हम थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी उनसे नाराज हो गई और
इंदिरा गांधी ने ये कहा कि ये तो एंटी इंडिया स्ट्रेटेजी है और भारत इसे किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो बिल्कुल लॉजिकल था, बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए था। और जब दो देशों के बीच में रिलेशन खराब करने के लिए कोई रीजन नहीं होता तो उस रीजन को क्रिएट कर दिया जाता है, और ऐसा ही एक रीजन था ब्लॉकेड। ब्लॉकेड कोई फॉर्मली नहीं हुआ था, परंतु ब्लॉकेड से नेपाल की अर्थव्यवस्था पे बुरी तरह से प्रभाव पड़ा, और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी के बाद चली गई थी। फिर मोरारजी देसाई ने आकर वापस संबंधों को सही किया, तो ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी पर मोरारजी देसाई के समय वापस साइन हुए। परंतु मोरारजी देसाई की सरकार ज्यादा समय नहीं रही, फिर वापस इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी ने वापस अपने स्टैंड को बहुत कड़ा किया, क्योंकि भारत को नेपाल के साथ कड़ा रुख दिखाना जरूरी भी था, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में वास्तव में तो यही काम करता है। क्योंकि कई बार एक पक्ष शांत होता है और दूसरा पक्ष अनड्यू बेनिफिट लेता रहता है और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ाकर उसका फायदा लेता रहता है। तो नेपाल भारत व चीन दोनों से फायदा लेने लग गया था, कभी भारत के अगेंस्ट माहौल बना के और कभी चीन के अगेंस्ट माहौल बना के। इसका पर्पस ये होता था कि नेपाल अगर नाराज होगा तो ही तो भारत उसको मनाने की कोशिश करेगा, और उस समय नेपाल भारत से एक अच्छी डील ले लेगा। फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, और राजीव गांधी ने भी काफी कड़ा रुख अपनाया, और उन्होंने तो नेपाल का लाइन ऑफ क्रेडिट भी कैंसिल कर दिया, और नेपाल ने भी भारतीय रुपए को स्वीकार करना बंद कर दिया। और इससे पहले नेपाल में भारतीय रुपया बड़े आराम से चलता था। तो भारत ने जब ब्लॉकेट लगाया तो नेपाल पर तो उसका असर पड़ना ही था, और नेपाल इसे हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पाया। जो नेपाल की जीडीपी 1988 में 9.7% थी, वह अब घटकर 1989 में 1.5% पर आ गई थी, और एक तरह से उनकी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो गई थी, और इससे नेपाल में क्राइसिस जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। यह भारत का नेपाल को बहुत कड़ा मैसेज था कि लॉजिकली आपको भारत के साथ ही रहना चाहिए, और नेपाल जो एशिया की सबसे अच्छी इकोनॉमी में से एक था, एकाएक ही वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्रियों में शामिल हो गया था। अगले 10-12 साल तक भारत में कोई स्थिर सरकारें नहीं रही और रिलेशन अप एंड डाउन चलते रहे। फिर 2014 में भारत में मोदी गवर्नमेंट आई, और 2015 में मोदी जब बीजिंग जाते हैं, वहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, और वहाँ पर भारत व चीन के बीच में ट्रेड करने के लिए 3 बॉर्डर की लोकेशंस खोली जाती है, जिसमें से एक हिमाचल में थी, सिपकीलॉ। इससे नेपाल को कोई मतलब नहीं था। सिक्किम के अंदर नाथुला, नेपाल को इससे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नेपाल का इससे कोई लेना देना नहीं था। परंतु उत्तराखंड के अंदर जो लिपू लेक का रास्ता खोला गया था, वहां पर नेपाल को प्रॉब्लम हुई, और जैसे ही भारत व चीन के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो नेपाल ने कहा कि आप दोनों अपनी स्टेटमेंट को वापस लो, क्योंकि लिपू लेक तो हमारा है। लिपू लेक एक ट्राई जंक्शन है, जिसके ईस्ट की तरफ चाइना है, साउथ की तरफ नेपाल है, और बाकी साइड में भारत है। तो नेपाल को लगता है कि हम भी इसके अंदर एक पार्टी है, और बिना हमारी परमिशन के आपको इस पर कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। वास्तव में चीन की तरफ से जब इसको सपोर्ट मिलता है, तभी नेपाल इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस एंड मधेसी कॉन्फ्लिक्ट। मधेसी एक तराई रीजन है, यहाँ पर जो जनता है उसके क्लोज फैमिली और रिलेशन आज भी भारत के अंदर ही है। आज का जो बिहार और ईस्टर्न यूपी है, उन्हीं के जनता से ही उनका जुड़ाव है। उनका बोलचाल, खान पान, मदर लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कोर नेपाली है। एक तरह से नेपाल के अंदर यह मिनी इंडिया का एरिया है, और इन लोगों के सेंटीमेंट हमेशा भारत की तरफ ही होते हैं। परंतु नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर हिल रीजन का बड़ा रोल है, और नेपाल के बिजनेस पे कंट्रोल इन मधेशियों का है। तो जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ तो मधेसी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि आपने मधेसी लोगों को साइडलाइन कर दिया, और इसको लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए, क्योंकि नेपाल के अंदर बिजनेस पे कंट्रोल मधेसी लोगों का है और पॉलिटिक्स पे कंट्रोल पहाड़ी अपर नेपाल के लोगों का है। और उसी एरिया से भारत के ट्रक जाते थे, तो भारत सरकार ने सुरक्षा के लिए ट्रकों को रोक दिया, जिससे भारत से जाने वाले ट्रकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, और इसे ही ब्लॉकेड कहा गया। और नेपाली सरकार, जनता जो अपर नेपाल वाले थे, उन्होंने कहा कि ये भारत की चाल है, क्योंकि ओली सरकार प्रो चाइना है और आप वापस नेपाल को सबक सिखाने के लिए ऐसा ब्लॉकेड लगा रहे हैं। इससे नेपाल के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उससे पहले अर्थक्वेक भी नेपाल के अंदर आया था, जिससे भी नेपाल को भारी नुकसान हुआ था। तो कुल मिलाकर नेपाल ने चाइना के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट किया, और इससे भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट को और ज्यादा बढ़ावा मिला। बॉर्डर इश्यू
नेपाल और इंडिया के बीच आपस में 1800 किलोमीटर का बॉर्डर है और बॉर्डर पर कई बार दोनों तरफ से ही टेंशन रहती है, परंतु नेपाली मीडिया ये आरोप लगाता है कि नेपाली लोग जब बॉर्डर पर आते जाते हैं तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स उन्हें परेशान करती है, तो इससे आसपास के विलेजेस में इंडिया के खिलाफ काफी एंटी इंडिया सेंटीमेंट रहता है। लॉर्ड बुद्धा बर्थ प्लेस का भी एक विवाद है। गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल के अंदर ही है, बट रिसेंटली इसमें एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी नेपाल में है और बुद्धा हेरिटेज नेपाल के लिए एक बड़ा इमोशनल इशू है और नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, परंतु हाल ही में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। इंडिया ये कहता है कि इंडिया इज ए लैंड विच गिव बुद्धा मैसेज टू द वर्ल्ड। यह स्टेटमेंट भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ में की थी, तो नेपाल ने उस समय ये कहा कि इंडिया ये मैसेज कैसे दे सकता है, बुद्ध तो लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे। तो दोस्तों, उनका जन्म नेपाल में हुआ, ज्ञान उनको भारत में मिला और निर्वाण भी उनका भारत में ही हुआ। तो 3 में से 2 बातें भारत में ही हुई। तो हम ये नहीं कहते कि बुद्धा तुम्हारे हैं या बुद्धा हमारे हैं, बल्कि भारत ये कहता है कि बुद्धा का मैसेज तो सबका है और इंडिया में ही बुद्धा धर्म फला फूला, परंतु नेपाल में मीडिया ने इस बात को वहां पर बहुत हवा दी थी। इससे नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ काफी माहौल बना। बिग ब्रदर एटीट्यूड। नेपाल को हमेशा ये लगता है कि साउथ एशिया में भारत ही अपने आप को समझता है और दूसरों को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। अंत में हम यही कह सकते हैं, नेपाल और भारत का रिलेशन बड़े भाई व छोटे भाई का है और नेपाल और भारत का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक साथ मिलकर रहने में ही है, परंतु नेपाल को भी अपनी चाइना पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। उसको यूज करते हुए अगर वह भारत पर दबाव बनाता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। वह भारत पर इस प्रकार का दबाव नहीं बना सकता और ऐसा नहीं है नेपाली नेताओं को ये बात मालूम नहीं है, उन्हें ये बात अच्छे से मालूम है, परंतु वह सिर्फ भारत पर दबाव बनाकर अच्छी डील हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। नेपाल को हमेशा ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन भले ही उनका पड़ोसी है, परंतु भारत हमारा भाई है और भारत लगातार ये चाहता है कि भारत आगे बढ़े तो नेपाल भी साथ साथ में आगे बढ़े। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन। तो देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच में जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं या नेपाल के लोग इंडिया से नफरत करें, उसकी बहुत सारी रीजंस है। कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ और कुछ रीजन आपने वीडियोस के अंदर देखी, वीडियो के अंदर आपको जाना, आपने पता चला आप लोगों की क्यों नेपाल के लोग आहिस्ता आहिस्ता से इंडिया से दूर हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ बातें करें या नफरत करें। करंट सिचुएशन के अंदर हम बात करें तो करंट सिचुएशन के अंदर बात ये चल रही है कि देखिए, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये बात आप लाजमी याद रखें, इतनी ही वैल्यू रखता है जितना आपका प्राइम मिनिस्टर रखता है या आपका प्रेसिडेंट रखता है, क्योंकि वो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा ने इंडिया के ऊपर ये इल्जाम लगाए कि 2015-16 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया ने 7 चीजों का ऐलान किया था कि ये आपने चेंज करने हैं। अब वो क्या चीजें थी वो आप सबको पता होगी और मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 चीजें चेंज होने की वजह से नेपाल ने बोला कि हम नहीं करेंगे और फिर की बाद में, बट उसके बदले में नेपाल को क्या चीज पड़ी, उसके बदले में नेपाल को यह चीज पड़ी कि नेपाल का बॉर्डर बंद कर दिया गया और बॉर्डर का बंद करने के बाद मदेशियों और ये जो बाकी मामला थे वो हुए, जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में काफी खराबी आई। फिर उसके बाद अभी करंट सिचुएशन के अंदर हम बात करें 2023 के अंदर ग्रेटर नेपाल का जो प्रॉब्लम था, ये जो मामला था, उसमें फिर काफी सारी चीजें आई। फिर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देख लिया कि भाई केपी ओली शर्मा ने इल्जाम लगाए कि भाई हमें धमकियां दी गई थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 चीजें चेंज करो वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, और जिसकी वजह से केपी ओली शर्मा कह रहे थे कि ये हो रहा था। इंडियन साइड से अगर हम देखते तो इंडियन साइड से ये बात चल रही कि भाई हमने तो कभी बोला ही नहीं है, हमने तो ये चीज की नहीं है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर के जैसे काम कर रहा है। डोनाल्ड लू जो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर था, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हालात क्रिएट हुए हैं, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी और बाकी जो प्रॉब्लम हुआ था वो नेपाल के अंदर पहले हो चुका था। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये सब कर दिया था, अब वो नहीं मान रहा, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं मान रहा और यूएस का फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के हवाले से नहीं बन रहा। और नफरत की अगर हम दूसरी बात करें तो नेपाल कभी भी नहीं चाहता था उसके अंदर जो है वो मोनार्की खत्म की जाए। मोनार्की को खत्म करने के लिए जो पहाड़ी लोग थे वो इंडिया के खिलाफ हुए थे। 2007-8 की मैं बात करूं, जबकि पहली दफा डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर आई और डेमोक्रेसी के बाद वो नेपाल के अंदर ताल्लुकात हुए। इसके ये भी प्रॉब्लम थी। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखते हैं तो ग्रेट जो इनके बॉर्डर की इशू है उसकी वजह से भी नेपाल के लोग इंडियन से नफरत करते हैं। और हाँ, बैक साइड पे जाते हैं तो 1947 की अगर हम बात करें, 1950 की संधि की बात करें, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से नेपाल के लोग इंडिया से नफरत करें। बट करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में हमें यही देखने को मिल रहा है कि भाई नेपाल जो है वो इंडिया से थोड़ा दूर होने लग रहा है और उसकी वजह यही है कि भाई इंडिया अब नेपाल का उतना साथ नहीं दे रहा जितना उसको देना चाहिए। रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें।